जब फ्रेश बहाली होती है तो सेवानिवृत्त वेतन संरक्षण का कोई उसमें जिक्र ही नहीं था। इसी वजह से हमने विरोध किया था, लेकिन हमारे कुछ साथी दिग्भ्रमित हो गए, धैर्य नहीं रख पाए। उनको लगा कि जा ये अंतिम मौका है, इसके बाद हम राजकर्मी बनेंगे। आपको भी ग्लानि होनी चाहिए, आपको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि संघ ने अगर मना किया था, बहिष्कार किया था, कुछ कारणवश किया था। हमको अपने संघर्ष पे भरोसा था और हमारे संघर्ष की जीत भी हो रही। धैर्य रख करके संघ का साथ देना होगा, तभी आपको वेतन संरक्षण सेवानिवृत्तता का लाभ मिल पाएगा। अन्यथा इस बार फिर आप कुछ मनमाने ढंग से करेंगे तो आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा, ना संघ कर पाएगा, और सरकार तो बैठी ही आपका शोषण। सरकार क्या, हम अस्वीकार कर चुके हैं। हमने पहले ही बैठक में जो है इसको अस्वीकार कर दिया गया है। हमारे संघ है स्पष्ट निर्णय है कि हम उसको एक ही शर्त पर स्वीकार करेंगे, सभी शिक्षकों को, नियोजित शिक्षक जो परीक्षा पास करेंगे उनको अध्यापक संवर्ग में समाहित किया। खबर है कि विभाग इसकी जल्द तैयारी में है कि दिवाली से पहले जो है सरकार घोषणा कर देगी राज्यकर्मी के लिए। लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है, जो मुख्य लड़ाई है कि एक संवर्ग एक वेतनमान, उस पर सरकार घोषणा नहीं करेगी। हमारी जो आपत्तियां हैं वो सर्वप्रथम वेतनमान को लेकर के, जो ये मैन्युफैक्चर्ड पे स्केल है, चाइनीज पे स्केल है 25,000, 28,000, 30,000 का, ये कहीं से भी किसी राज्यकर्मी को नहीं मिलता। तो बस राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार को कि परीक्षा हम ले ही रहे हैं तो ठीक है, जो परीक्षा पास करेंगे उसको अध्यापक संवर्ग में हम सम्मिलियन कर लेंगे, समायोजन कर लेंगे। लेकिन सरकार ये ना करके अलग अलग नियमावली, अलग अलग संवर्ग शिक्षकों को बांट। प्रधान शिक्षक नियमावली आपको ध्यान में होगा, परीक्षा के दिन पहले निरस्त कर दी गई थी और कहा गया था कि पहले आपत्ति लीजिए इस पर। तो उसी कोर्ट के निर्णय के आदेश में आपने खाना पूर्ति करने के लिए 1 सप्ताह का समय दे दिया। केस आप देखते होंगे कि एनटीपीसी में या बोकारो में या अन्य जगह आवासीय परिसर एम्प्लॉयज को दिया जाता है, उसी प्रकार से बजाबता 2 BHK 3 BHK फ्लैट का निर्माण कराया जाए। हम 2,000 और एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आवासीय परिसर बढ़िया बने, वहां पे रहने की व्यवस्था बढ़िया हो कि हम अपने पूरे परिवार के साथ, माता पिता बीवी बच्चों के साथ रह पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सोशल मीडिया पर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि बिहार के बाहर वाले लोग बिहार में बनेंगे राज्यकर्मी और बिहार के जो पढ़े लिखे युवा है वो बनेंगे राज्य मिस्त्री। कारण इसका बता दें, कारण ये है कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक 4 लाख हैं वो संघर्ष कई वर्षों से कर रहे हैं कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त दिया जाए, क्योंकि हम सरकार के वो हर काम करते हैं जो एक राज्यकर्मी के द्वारा किया जाता है। सरकार के द्वारा एक नियमावली भी लाया गया, लेकिन उसमें विशिष्ट शिक्षक और अन्य सारे प्रावधान कर दिए गए। जिसके बाद बता दें आपको, शिक्षक संघों की एक बैठक हुई और उन्होंने इस विशिष्ट शिक्षक नियमावली का विरोध किया है। हमारे साथ हैं टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी हैं। इनसे ही हम बात करेंगे कि आखिर इनका विरोध राज्यकर्मी पर जो सरकार का नियमावली आया है उसको लेकर क्यों है, क्यों विरोध है? सरकार तो अंततः मान ही गई। देखिए, सरकार ने हमारे साथ एक बार पुनः छल करने की साजिश रची। हमारी मांग क्या थी कि सबको एक समान, एक संवर्ग, एक वेतनमान, एक नियमावली के तहत लाया जाए। राज्यकर्मी का क्या मतलब होता है कि आप किसी को कह दीजिए कि तुम डीएम हो, अब वेतन उसको दे दिए चपरासी का, उसको सेवा संवर्ग दे दिए चपरासी का, उसको जो है नियमावली अनुशासनिक कार्रवाई दे दीजिए चपरासी का, और कह दीजिए कि तुम डीएम हो। कहने से नहीं होता है, आपको जो सुविधाएं हैं, जो वेतनमान है, जो भत्ते हैं, वो देना पड़ता है राज्यकर्मी का। हमारी जो आपत्तियां हैं वो सर्वप्रथम वेतनमान को लेकर के, जो ये मैन्युफैक्चर्ड पे स्केल है, चाइनीज पे स्केल है 25,000, 28,000, 30,000 का, ये कहीं से भी किसी राज्यकर्मी को नहीं मिलता है। अन्य विभाग में भी राज्यकर्मी हैं, उनको कोई ऐसा स्केल मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता है। उनके लिए एक अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल है, उसी के अनुरूप बिहार सरकार उनको भी पे स्केल देती है। तो सबसे पहले हमारा आपत्ति पे स्केल को। दूसरा है कि जब हमको कहा गया कि ठीक है आप परीक्षा दीजिए, विभागीय परीक्षा, और राज्यकर्मी बनिए, तो हम लोगों ने सहमति दी और अधिकांश जो सुझाव गए सहमति में ही गए कि हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। लेकिन परीक्षा देने के बाद हमको मिलेगा क्या? एक विशिष्ट शिक्षक का तमगा, ये एक अलग नियमावली क्यों मिलेगा हमें? हमको चाहिए समान नियमावली। जो बीपीएससी से पास आ रहे शिक्षक, जब आप उनके समान, उनके सेम पे स्केल में आप हमको वेतन देंगे, वेतनमान देंगे, तो हमको संवर्ग भी सेम चाहिए, नियमावली भी सेम चाहिए। अलग अलग नियमावली बना करके जो शिक्षकों को बांटने की राजनीति है, ये बांटने की जो सरकार की मंशा है, हमारा संघ उसके खिलाफ है कि सभी शिक्षकों को एक संवर्ग में रखा जाए। और इसमें कोई कानूनी अड़चन या कोई संवैधानिक व्यवधान भी तो नहीं है। ये तो बस राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार को कि परीक्षा हम ले ही रहे हैं तो ठीक है, जो परीक्षा पास करेंगे उसको अध्यापक संवर्ग में हम सम्मिलियन कर लेंगे, समायोजन कर लेंगे।
लेकिन सरकार ये ना करके अलग अलग नियमावली अलग अलग संवर्ग में शिक्षकों को बांट रही है। अच्छा अमित जी, जो आप लोग का जो विरोध है उसको लेकर सरकार ने कहा था कि आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, 1 हफ्ते का समय दिया गया था। कितना आपत्ति दर्ज हुआ और क्या सूचना मिल रही है? सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है या फिर उसे ठंडे बस्ते में ही डाल दिया गया है? देखिए, सुझाव के नाम पे खाना पूर्ति हुई है। एक ईमेल आईडी जारी कर दिया, अगर उस पर सुझाव भेजिए। लाख से अधिक संख्या में मेल गए, 1.25 लाख के करीब हमारे पास जो खबर है कि मेल पहुंचा है। 1.25 लाख ईमेल को इन्होंने कैसे छांटा, कैसे वर्गीकरण किया, कैसे अध्ययन किया, कौन सी टीम लगाई, कौन सी कमेटी उस पर लगी, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं। वो मेल गया तो उस मेल को खोला भी गया है कि नहीं खोला गया, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। सरकार एक आंकड़ा तो प्रस्तुत करे पहले कि जो आपत्तियां गई थी किन बातों पर कितनी आपत्तियां थी और उन आपत्तियों पर सरकार ने निराकरण के लिए क्या किया है। ऐसा अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव, कोई सुझाव या कोई दिशा निर्देश जारी नहीं है कि उन आपत्तियों पर निराकरण के लिए सरकार क्या करेगी। हाँ, ये जरूर सरकार सेलेक्टिवली मीडिया संस्थानों के माध्यम से खबर लीक कर रही है कि हम 3 तारीख को राजकर्मी की घोषणा कर देंगे, कैबिनेट से पास करा देंगे तो 2 तारीख को मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देंगे। हमारा ये आपत्ति है कि जब हमने आपत्ति दर्ज की तो वो आपत्ति का निराकरण क्या किया आपने, उस पर क्या कमेटी बनाई, उस पर क्या निर्णय लिया गया, पहले हमको ये तो बताइए। आप सीधे घोषणा कर देंगे, इसका मतलब है कि 1 सप्ताह में एक फॉर्मेलिटी कर लिया आपने और उसके बाद 10 दिन बिता है, आपने कोई उस पर निर्णय नहीं लिया, जो मन में आया आपको अपने कर दिया। तो ये तो केवल खानापूर्ति है, वो भी हाईकोर्ट के डर से है, क्योंकि प्रधान शिक्षक नियमावली आपको ध्यान में होगा परीक्षा के दिन पहले निरस्त कर दी गई थी और कहा गया था कि पहले आपत्ति लीजिए इस पर। तो उसी कोर्ट के निर्णय के आदेश में आपने खानापूर्ति करने के लिए 1 सप्ताह का समय दे दिया। तो सरकार की मंशा अगर रहती कि हम शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करें, इनको सम्मानजनक एक नियमावली दें, सम्मानजनक वेतनमान दें और विद्यालय में एक संवर्ग हो, आपस में सभी शिक्षक मिलजुल करके अच्छे से पढ़ाएं, तो सरकार उन समस्याओं का, उन आपत्तियों का निराकरण करती, जो कि सरकार ने किया ही नहीं, केवल उसको मेल पे मंगा लिया और मुझे नहीं लगता कि उसको खोल के पढ़ा भी गया होगा। अमित जी, एक और समस्या है जिस पर मैं चाहूंगा डिस्कशन हो जाए। आप लोगों ने नई शिक्षक नियमावली और बीपीएससी के परीक्षा का विरोध किया था, बावजूद इसके 65,000 सुनने में जो आता है वो नियोजित शिक्षक ने फॉर्म डाला और लगभग 28,000 उसमें चयनित हुए हैं। कई चयनित शिक्षकों का मेरे पास फोन आया कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो ये हमारे साथ छल हो जाएगा। देखिए, हमने जो विरोध किया था या बहिष्कार की घोषणा की थी, इन्हीं बिंदुओं के कारण की थी कि जो बीपीएससी भर्ती ली जा रही थी उसमें सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, वरीयता, इन सब का कहीं कोई जिक्र नहीं था। ये एक फ्रेश बहाली मानी जा रही थी। जब फ्रेश बहाली होती है तो सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण का कोई उसमें जिक्र ही नहीं था। इसी वजह से हमने विरोध किया था, लेकिन हमारे कुछ साथी दिग्भ्रमित हो गए, धैर्य नहीं रख पाए। उनको लगा कि जा ये अंतिम मौका है, इसके बाद हम राजकर्मी बनेंगे ही नहीं, कोई संघर्ष का कोई परिणाम ही नहीं निकलेगा। लेकिन आज वो लोग स्वयं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी दर्जा दिया जा रहा है और वेतन संरक्षण के साथ दिया जा रहा है, तो वैसे में उनका परेशान होना स्वाभाविक है। हालांकि हम लोग उनसे कहना चाहते हैं, आप धैर्य रखिए, आप भी हमारे भाई बंधु समान हैं। भले आपने हमारी बात नहीं मानी, संघ संगठन की बात नहीं मानी, लेकिन हम आपके संघर्ष की लड़ाई हम लड़ेंगे, आपके हितों की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे। और हमारी बैठक में भी यही निर्णय लिया गया है कि हमारे जो भाई बंधु जो है हमारे संघ की बातों से भटक गए, भ्रमित हो गए, उनको सरकार ने भी अपना बहुत बड़ा तंत्र लगाया था शिक्षकों को भ्रमित करने के लिए। स्थानीय स्तर पे जो नेता थे वो अपने प्रभाव से लोगों को भ्रमित कर रहे थे, अरे बीपीएससी दे दो, विरोध मत करो, विरोध मत करो। और सरकार भी तरह तरह के कार्रवाई करा करके, वेतन बंद करा करके, निलंबित करा करके शिक्षकों को डरा रही थी। इस वजह से बहुत लोगों ने फॉर्म भर दिया। तो हमारी उनसे अपील है, आप धैर्य रखिए, हम आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, लेकिन आपको भी ग्लानि होनी चाहिए, आपको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि संघ ने अगर मना किया था, बहिष्कार किया था, कुछ कारणवश किया था। हमको अपने संघर्ष पे भरोसा था और हमारे संघर्ष की जीत भी हो रही है। ऐसे में आपको धैर्य रखना होगा और धैर्य रख करके संघ का साथ देना होगा, तभी आपको वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता का लाभ मिल पाएगा। अन्यथा इस बार फिर आप कुछ मनमाने ढंग से करेंगे तो आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा, ना संघ कर पाएगा, और सरकार तो बैठी ही आपका शोषण करने के लिए। अमित जी, परसों एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, शिक्षकों से संबंधित ही हर एक जिले में होगा, मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में कर रहे हैं। क्या लगता है कि फिर कुछ घोषणा आप लोगों के लिए होगा
और कितना विश्वास है कि वो आप लोगों के फेवर में होगा, सारी बातों को मान लिया जाएगा, या फिर वो शर्तों के साथ होगा? देखिए, घोषणा तो जल्द ही होगी। हमें भी खबर है कि विभाग इसकी जल्द तैयारी में है कि दिवाली से पहले जो है सरकार घोषणा कर देगी राज्यकर्मी के लिए। लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है, जो मुख्य लड़ाई है कि एक संवर्ग एक वेतनमान, उस पर सरकार घोषणा नहीं करने जा रही है। तो सरकार केवल मन मर्जी से नाम के लिए राज्यकर्मी बनाने जा रही है, कोई काम के राज्यकर्मी हम नहीं रहेंगे। हमारा कोई लेवल ऑफ पे फिक्स नहीं है अन्य राज्यकर्मियों की तरह। हमारा कोई जो नियमित शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उनके समान वेतन की हम लोग मांग करते थे, उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, बड़े बड़े आंदोलन किए। उस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं है। केवल और केवल सरकार एक लॉलीपॉप की तरह राजकर्मी का दर्जा नाम के लिए कि भाई लो चलो इतना हल्ला किए थे वो राजकर्मी नाम ले लो, स्वीकार करेंगे उसे? स्वीकार क्या, हम अस्वीकार कर चुके हैं। हमने पहले ही बैठक में जो है इसको अस्वीकार कर दिया गया है। हमारे संघ है स्पष्ट निर्णय है कि हम उसको एक ही शर्त पर स्वीकार करेंगे कि सभी शिक्षकों को, नियोजित शिक्षक जो परीक्षा पास करेंगे उनको अध्यापक संवर्ग में समाहित किया जाए, उनका समायोजन वहां हो। एक ही विद्यालय में दो नियमावली नहीं चलेगा, एक ही नियमावली हो, एक ही संवर्ग हो, तभी हम स्वीकार करेंगे। अन्यथा हम इसका विरोध करेंगे, कानून से लेकर सड़क तक हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो बता दें आपको कि शिक्षक संघ जो है बिहार में, वो अपने एक ही शर्त पे अभी तक अड़े हुए हैं। सरकार के द्वारा वो शर्त पूरा करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। आपको बता दें कि तरह तरह के उसमें उपबंध किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अलग अलग विरोध पैदा हो रहा है। इंसाफ कहना है नियोजित शिक्षकों का कि बिहार में एक ही शिक्षक संवर्ग होना चाहिए, उसमें विभाजन नहीं होना चाहिए, अलग अलग नियमावली नहीं होना चाहिए, और ये सही मांग भी है। तब भी शिक्षकों में एक समरूपता आएगा और तभी जो माहौल जो है वो पठन पाठन के योग्य विद्यालय में बना रहेगा। नहीं तो वर्गीकरण होगा, आपस में कंपटीशन चलेगा, खेमा बढ़ जाएगा, गुटबंदी होगा, और इसका सीधा प्रभाव पढ़ाई पर पड़ेगा, स्कूल में छात्रों पर पड़ेगा। तो आशा करेंगे हम कि मुख्यमंत्री जी जल्द घोषणा करने वाले हैं। जब सारी बातों को आप मान ही रहे हैं तो इनका जो एकमात्र मांग है उसे भी स्वीकार करके शिक्षकों का ये झंझट जो है वो समाप्त करें, ताकि आपके द्वारा जो विद्यालय सही तरीके से चले, उसके लिए जो काम किया जा रहा है उससे भी फायदा हो। एक और प्रश्न इनसे पूछेंगे, सरकार ने एक फैसला जो आप पत्र पढ़े होंगे कि जहां पर स्कूल के बगल में रूम लिया जाएगा, सरकार लेगी और शिक्षकों को वहीं पर रखने का व्यवस्था किया जाएगा और उनका जो रहने का जो पैसा मिलता है वो उसी में एडजस्ट करा दिया जाएगा। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये स्वागत योग्य पहल है, लेकिन इसके नाम पे खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार प्रखंड कार्यालय, प्रखंड मुख्यालय में आवासीय परिसर का निर्माण करे। जिस तरीके से आप देखते होंगे कि एनटीपीसी में या बोकारो में या अन्य जगह आवासीय परिसर एम्प्लॉयज को दिया जाता है, उसी प्रकार से बजाफ्ता 2 BHK 3 BHK फ्लैट का निर्माण कराया जाए और बढ़िया क्वालिटी का निर्माण करा जाए। क्योंकि जो पूर्व से मकान बने हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वो इस योग्य नहीं है कि वहां पे शिक्षक जाकर के रह सके, जिस वजह से अधिकांश शिक्षक जिला मुख्यालय में रहते हैं और जिला मुख्यालय से डेली 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर की यात्रा अप एंड डाउन करते हैं। तो ये पहल जो है, ये पहल अच्छी है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो। ये पूर्व से बने बनाए मकानों का अधिग्रहण करने के बजाय सरकार आवासीय परिसर बनाए। और अभी भी देख रहे हैं हम लोग कि जहां भी प्रखंड कार्यालय बन रहे हैं नए, वहां प्रखंड कार्यालय परिसर में ही प्रखंड के कर्मियों के लिए आवासीय परिसर भी बन रहा है, मतलब उनके लिए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो वैसी ही सुविधा जो है शिक्षकों को भी मिले, आवासीय परिसर बने जहां पे एक हाउसिंग सोसाइटी के टाइप से बनाया जाए और वहीं पे शिक्षक अपने परिवार के समेत रह पाए। क्योंकि शिक्षक हैं तो अकेले तो रहेंगे नहीं, एक कमरे के मकान में तो वो रहेंगे नहीं, उनके परिवार हैं, पत्नी है या महिला है तो उनके पति हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, 5-6 लोगों का परिवार है कम से कम। यहाँ तो अभी तक संयुक्त परिवार चल रहा है, तो 6 लोग तो होंगे कम से कम परिवार में। सबके रहने की अच्छी व्यवस्था हो तभी यह सफल मानी जाएगी। अन्यथा इसके नाम पे खाना पूर्ति करे सरकार या एक कमरा दे दे या किसी तरह का मतलब आधा अधूरा मकान दे दे, तो वो स्वीकार नहीं है, वो अच्छी बात नहीं होगी। बढ़िया आवासीय परिसर बने, 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स बने और उस अनुरूप जो है, अगर मैं तो कह रहा हूँ कि जो 8% सरकार कह रही कि हम ले लेंगे, 100 करोड़ सालाना लगता है, यानी 8% हिसाब से कैलकुलेशन है। हम तो कह रहे हैं कि हमसे आप 2000 और एक्स्ट्रा ले लीजिए। 25,000 का 8% 2000 होता है। हम 2000 और एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आवासीय परिसर बढ़िया बने, वहां पे रहने की व्यवस्था बढ़िया हो कि हम अपने पूरे परिवार के साथ, माता पिता बीवी बच्चों के साथ रह पाए। ऐसा नहीं हमको दे दीजिए जगह जहाँ पे कि एक कमरा हो, वहां पे ना बिजली आए, ना पानी आए, ना रोशनी आए, ऐसी व्यवस्था नहीं हो।
बढ़िया आवासीय परिसर बने कि शिक्षक भी एक सम्मानित जीवन जी सके, सम्मानित ढंग से वहां पे रह सके। तो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इनका कहना है कि एक अच्छा आवासीय परिसर बने और जरूरत हो तो हम भी पैसा देने के लिए तैयार हैं, हमारे वेतन में से भी पैसा काट लिया जाए, लेकिन किसी भी तरह का गड़बड़ी इसमें ना किया जाए, खाना पूर्ति ना किया जाए। तो देखिए क्या होता है। 2 तारीख को महत्वपूर्ण इवेंट है, दिवाली आने वाला है और उससे पहले ये चर्चा है कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो मांग है उसे पूरा किया जाएगा या फिर कोई और दूसरा चाइनीज वेतनमान या राज्यकर्मी जो है इन्हें थमाया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके क्या कमेंट है, विचार हैं, कमेंट में आप दें। बहुत बहुत धन्यवाद।